हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एससीआर की ट्रिगरिंग सर्किट के बारे में। तो अब ये ट्रिगरिंग सर्किट का मतलब क्या होता है? तो ट्रिगरिंग सर्किट होती है, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं गेट पल्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर को अगर हमें टर्न ऑन करना है तो हमें क्या करना होगा? एससीआर को हमें प्रोवाइड करना होगा गेट पर करंट, या फिर आप बोल सकते हो आपको ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करना होगा। तभी वो ट्रिगरिंग पल्स कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक सर्किट। तो जो सर्किट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट। तो ट्रिगरिंग सर्किट इज़ यूज टू प्रोवाइड वोल्टेज इन बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में हम लोग जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक सर्किट का यूज़ करते हैं, और वो जो सर्किट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रिगरिंग सर्किट। In another word, in order to provide gate pulse to trigger the SCR को ट्रिगर करने के लिए, मतलब SCR को टर्न ऑन करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? हमें गेट पल्स प्रोवाइड करना होता है। तो जो गेट पल्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रिगरिंग सर्किट प्रोवाइड करेगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गेट पल्स टू ट्रिगर दी SCR को ट्रिगर करने के लिए हमें गेट पल्स प्रोवाइड करना होगा, और वो गेट पल्स ट्रिगरिंग सर्किट प्रोवाइड करेगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गेट पल्स टू ट्रिगर दी SCR, ट्रिगरिंग सर्किट इज यूज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ट्रिगरिंग सर्किट है, बेसिकली हम लोग तीन टाइप की ट्रिगरिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो सर्किट होगी वो होगी रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट, और दूसरी जो सर्किट होगी वो होगी आरसी फायरिंग सर्किट, और तीसरी जो सर्किट होगी वो होगी यूजेटी फायरिंग सर्किट। अब ये फायरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ट्रिगरिंग का ही मतलब होता है फायरिंग। एससीआर को हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब एससीआर को हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं। तो जो ट्रिगरिंग है उसको हम लोग फायरिंग भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो रेसिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट, आरसी ट्रिगरिंग सर्किट, यूजेटी ट्रिगरिंग सर्किट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट के बारे में। तो जो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किटरी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह है सप्लाई वोल्टेज Vs, जो कि बराबर में होगा Vm साइन ओमेगा टी के। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड। अब ये जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया Vo। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया SCR। ये SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया Vt। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये डॉटेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। ये डॉटेड बॉक्स कर्सर की टिप, ये डॉटेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट। ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, सर्किट को ही बोला जाता है रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट है ये बेसिकली एडिशनल सर्किट है, ये एडिशनल सर्किट है। तो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट ये जो फायरिंग सर्किट आपने जो कंसिडर किया है, ये फायरिंग सर्किट को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट, और ये एडिशनल सर्किट है। ये एडिशनल सर्किट इसलिए क्योंकि ये एससीआर को सिर्फ ट्रिगर करने का काम करेगी। तो ये फायरिंग सर्किट है, एडिशनल सर्किट है, एडिशनल सर्किट टू ट्रिगर दी एससीआर। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट में हम लोग बेसिकली रेसिस्टेंस ट्रिगरिंग में, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस ट्रिगरिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट यूज़ करते हैं। तो जो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट होती है, क्या वो एडिशनल सर्किट होती है या फिर इंपॉर्टेंट सर्किट होती है एससीआर में? तो जो सर्किट होती है वो बेसिकली एडिशनल सर्किट होती है। वो जो सर्किट होती है उसका जो काम होता है वो ट्रिगर करने का काम होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस। सब ये रेसिस्टेंसेस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो R2 जो रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो। और यहाँ पर आपने कंसिडर कर लिया ये है डायोड। अब ये डायोड की क्या रिक्वायरमेंट है? जो डायोड है वो रिवर्स करंट का जो फ्लो होगा गेट टर्मिनल के थ्रू, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हमने और एक रेसिस्टेंस कंसिडर कर लिया है R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपने जो फायरिंग सर्किट जो कंसिडर किया है रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट, ये एडिशनल सर्किट है, सिर्फ एससीआर को ट्रिगर करने के लिए काम की जाती है। और ये जो सर्किट है ये सप्लाई वोल्टेज लोड और ये एससीआर, ये मेन सर्किट है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने पहला डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है, हमने यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, गेट और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया Vs। जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, हम लोग आई गेस जब गेट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम लोग गेट पर वोल्टेज लगाते हैं और गेट पर जब हम लोग करंट लगाते हैं, तो गेट वोल्टेज और जो गेट करंट है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आपका जो एससीआर होगा वो सेफ ऑपरेटिंग जोन में होगा, अदरवाइज आपका जो एससीआर है वो डैमेज हो सकता है।
तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर लिमिट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देयर इज़ अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ गेट करंट एंड गेट वोल्टेज इन एससीआर। एससीआर में जो गेट वोल्टेज और जो गेट करंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, जिसको हमने ये वाले रिलेशन से शो किया था। यहाँ पर ये गेट करंट और ये गेट करंट की मिनिमम वैल्यू और ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है गेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पर ये गेट वोल्टेज, यहाँ पर ये गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू और यहाँ पर ये गेट वोल्टेज की आपको मिल जाएंगी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है कि हम लोग जो गेट करंट जो प्रोवाइड करते हैं और जो गेट वोल्टेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो हमें पता होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आप ऐसा बोलना कि गेट वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है और गेट करंट की मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है उस वोल्टेज, उस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही हम लोग वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करते हैं एससीआर को। तब जाके जो एससीआर होता है वो सेफ ऑपरेटिंग जोन में होता है। अदरवाइज अगर हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा गेट वोल्टेज गेट करंट प्रोवाइड करते तो जो एससीआर है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पहला आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, तो जो R1 जो रेसिस्टेंस है, दिस रेसिस्टेंस विल लिमिट द गेट करंट। तो जो R1 जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो गेट करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा, मतलब गेट करंट को कंट्रोल करेगा, गेट करंट को लिमिट करेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट में गेट करंट फ्लो होने देगा। R1 रेसिस्टेंस, नोट दैट गेट करंट शुड बी लेस इन कंपैरिजन विथ मैक्सिमम करंट ऑफ एससीआर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गेट करंट है वो एससीआर के मैक्सिमम करंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये R1 रेसिस्टेंस के बारे में, हमने R1 रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। ये R1 रेसिस्टेंस क्या करेगा, ये जो R1 रेसिस्टेंस है वो गेट के करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा, एक लिमिटेड वे में गेट में करंट फ्लो होने देगा ये R1 रेसिस्टेंस। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो गेट में जो करंट फ्लो कर रहा है, गेट के थ्रू जो करंट जो फ्लो करेगा वो एससीआर के मैक्सिमम करंट के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। सिमिलरली बात कर लेते हैं ये वाले रेसिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो R2 रेसिस्टेंस है। तो जो R2 जो रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस, दिस रेसिस्टेंस इज़ वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड इट इज़ यूज्ड टू वेरी द फायरिंग एंगल। अब ये फायरिंग एंगल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपके जो R2 रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, यह R2 रेसिस्टेंस ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है और ये जो रेसिस्टेंस होता है फायरिंग एंगल को वेरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फायरिंग एंगल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये लास्ट वाला रेसिस्टेंस और डायोड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लास्ट वाला आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, आर रेसिस्टेंस, दिस रेसिस्टेंस विल लिमिट द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज अपियर करेगा उसको लिमिट करने का काम कौन करेगा, उसको लिमिट करेगा ये वाला रेसिस्टेंस आर। और यहाँ पर ये जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है वो रिवर्स करंट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर डायोड के थ्रू अगर कोई रिवर्स करंट फ्लो, आई मीन एससीआर के थ्रू अगर रिवर्स करंट फ्लो होगा, आई मीन गेट टर्मिनल से, एससीआर के गेट टर्मिनल से अगर रिवर्स करंट अगर फ्लो होगा तो रिवर्स करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डायोड होगा वो रिवर्स करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो गेट टर्मिनल के थ्रू रिवर्स करंट को फ्लो होने से रोकेगा ये डी डायोड। तो यहाँ पर हमने लिखा है जो डायोड है, डायोड, दिस डायोड विल नॉट अलाउ रिवर्स करंट फ्लोइंग फ्रॉम द गेट। तो जो डायोड है, ये हमने जो डायोड जो कंसिडर किया है, ये रिवर्स करंट को अलाउ नहीं करेगा जो कि गेट टर्मिनल से फ्लो करेगा। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं फायरिंग एंगल का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरिंग एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है ये है एसी साइकिल, आपको इसके बारे में पता होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, एसी साइकिल की जो वैल्यू वो इंक्रीज़ करते जा रही है। यहाँ पर एसी साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो नेगेटिव हाफ में इंक्रीज़ करी, यहाँ पर नेगेटिव हाफ में मैक्सिमम, फिर उसके बाद जो वैल्यू है एसी की वो डिक्रीज़ करते जा रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एसी साइकिल की जो वैल्यू है क्या है, वो है 0। यहाँ पर आप देखो, जब एसी साइकिल की वैल्यू, ये बेसिक के फंडामेंटल है, एसी एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो साइनोसॉइडल वेव आपको जो दिखाई दे रही है, साइनोसॉइडल वेव को आप एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो जो रोटेटिंग वेक्टर होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेजर। आपने फेजर में एंगल के बारे में पढ़ा होगा, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल एंड सो ऑन। तो जो एंगल होता है किसका एंगल होता है, साइन वेव का ही एंगल होता है। तो ये आपका यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूँ, जब एसी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जब एसी की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तभी आपको जो एंगल जो मिलेगा वो होगा 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ,
यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। यहाँ पर हमने एक ही वेव साइकिल कंप्लीट किया है, कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने एक ही वेव साइकिल एज्यूम किया है। अगर आप ऐसी बहुत सारी वेव साइकिल कंसीडर करते जाओ तो जो एंगल होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा, जैसे कि 90, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80, 220 एंड सो ऑन अप टू 360। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो AC साइकिल है, AC साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने जो एंगल जो कंसीडर किया है वो कितना है, वो है 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली यहाँ पर जस्ट एज एन एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर ये AC साइकिल की नेगेटिव वैल्यू, इसको मत कंसीडर करो, इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर माइंड। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है AC की पीक वैल्यू, और यहाँ पर हमने जो एंगल जो कंसीडर किया कितना एंगल है, वो है 90 डिग्री एंगल। तो बेसिकली होगा क्या, हम लोग SCR अगर टर्न ऑन होता है, अगर टर्न ऑन होता है ये 90 डिग्री के एंगल पर, तो जो 90 डिग्री का जो एंगल होगा इसको आप बेसिकली बोलोगे फायरिंग एंगल। तो जिस पर्टिकुलर एंगल पर SCR टर्न ऑन होता है, जिस पर्टिकुलर एंगल पर SCR टर्न ऑन होता है, वो जो पर्टिकुलर जो एंगल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फायरिंग एंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 60 डिग्री कंसीडर किया और 90 डिग्री हमने कंसीडर किया, तो जो AC साइकिल जब इंक्रीज़ करेंगी, जब साइनोसॉइडल वेव, या फिर सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं जब ये साइकिल कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगी और 60 डिग्री एंगल मिलेगा, मान लेते हैं हमारा जो SCR है उसका जो फायरिंग एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फायरिंग एंगल का मतलब क्या है। जिस एंगल पर SCR ट्रिगर होता है, वो जो एंगल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो मान लेते हैं हमने SCR कंसिडर किया और वो जो SCR है उसका जो फायरिंग एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अभी आप देखें, जब AC साइकिल की वैल्यू कुछ इस तरीके से आगे इंक्रीज़ करेंगी और मैक्सिमम वैल्यू जब AC साइकिल की आएंगी, तभी फायरिंग एंगल कितना होगा, तभी फायरिंग एंगल होगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री फायरिंग एंगल पर आपका जो SCR होगा वो कंडक्ट करने लग जाएगा। कब तक के कंडक्ट करेगा, जब तक कि AC साइकिल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आपका SCR कंडक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, और हमें पता है SCR रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो J1 जंक्शन और जो J3 जो जंक्शन होते हैं वो दोनों जंक्शन रिवर्स्ड बायस में होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, रिवर्स्ड बायस में जो SCR होता है वो कंडक्ट नहीं करता। जैसा कि हमने डिस्कस किया, AC की नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगी तो जो SCR होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और SCR रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट नहीं करता। तो यहाँ पर अभी आप देखो 90 डिग्री एंगल जो कि है फायरिंग एंगल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिस एंगल पर SCR टर्न ऑन हो जाएगा वो जो पर्टिकुलर जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो 90 डिग्री एंगल पर जो SCR है वो टर्न ऑन हो गया, फिर उसके बाद जो AC साइनोसॉइडल वेव है, या फिर सिंपल वर्ड में जो AC साइकिल है इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी, कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगी। आपकी जो साइकिल की जो वैल्यू कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगी। आपकी जो AC साइकिल की जो वैल्यू है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग, कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो AC साइकिल है वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो AC साइकिल है वो ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पर आपका जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो AC साइकिल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेंगी, कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करी यहाँ पर AC साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू, तो भी आपका SCR टर्न ऑन नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देखो AC साइकिल की जो वैल्यू है डिक्रीज़ कर रही है, साइन वेव की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पर आपकी जो साइन वेव है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मैं साइन वेव बोलूँगा सिंपल वर्ड में, यहाँ पर आपकी जो साइन वेव है वो क्या हो गई, वो ज़ीरो हो गई। तभी भी आपका जो SCR होगा कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो SCR है उसका जो फायरिंग एंगल है वो है 90 डिग्री, आपका SCR 90 डिग्री फायरिंग एंगल पर कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद साइन वेव इंक्रीज़ करेंगी, 90 डिग्री का एंगल आएगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, तभी AC की साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, और वो 90 डिग्री एंगल पर आपका जो SCR होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। ये वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। 90 डिग्री फायरिंग एंगल है, हमने डिस्कस किया जिस एंगल पर SCR टर्न ऑन होगा वो जो एंगल है वो फायरिंग एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल पर हमारा जो SCR है वो क्या हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है, क्योंकि हमारे SCR का जो फायरिंग एंगल है वो है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखो जो साइन वेव की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है, और हमें पता है जब साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो जो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये 90 डिग्री एंगल पर जो SCR होगा वो टर्न ऑन होगा। तो यहाँ पर साइन वेव की जो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली, तो यहाँ पर जो SCR होगा वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा, 90 डिग्री का फायरिंग एंगल है, तो यहाँ पर आपका SCR टर्न ऑन हो गया। फिर उसके बाद आपका जो SCR होगा वो टर्न ऑन रहेगा जब तक कि ये AC साइकिल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती है, साइन वेव की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साइन वेव की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, SCR अब तक के टर्न ऑन ही रहने वाला है,
कर रही है कर रही है कर रही है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखो जो साइन वेव की जो वैल्यू क्या हो गई, वो जीरो हो गई। साइन वेव की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब आपका जो एस होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो साइन वेव की जो वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो एस टर्न ऑन तो नहीं होने वाला क्योंकि रिवर्स बायसिंग आ जाएंगी, तो एस टर्न ऑन नहीं होगा, यहाँ पर भी टर्न ऑन नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएंगी। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक कि 90 डिग्री का फायरिंग एंगल नहीं आएगा, आपका एस टर्न ऑन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का फायरिंग एंगल आ गया, 90 डिग्री के फायरिंग एंगल पर एस टर्न ऑन हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, कंडक्ट करने लगा। फिर उसके बाद साइन वेव की वैल्यू डिक्रीज करी 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 करी, यहाँ पर साइन वेव क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पर साइन वेव की जो वैल्यू वो जीरो हो गई, आपका जो एस होगा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आपको जो शेडेड रीजन जो दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क लाइन जो दिखाई दे रही है, ये डार्क लाइन आपको इंडिकेट कर रही है इतने ही ड्यूरेशन में आपका जो एस है कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो इतने ही साइन वेव के ड्यूरेशन में एस कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इतने ही साइन वेव के ड्यूरेशन में जो एस है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से हमने रेसिस्टेंस ट्रिगरिंग के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग जैसे कि हमने डिस्कस किया था फायरिंग एंगल का आप स्टेटमेंट देखो तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एंगल ऑफ एसी साइकिल एट विच एस विल स्टार्ट टू कंडक्ट। एसी साइकिल के जिस एंगल पर एस कंडक्ट करना चालू कर जाएगा, तो जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड एज फायरिंग एंगल। एंगल ऑफ एसी साइकिल एट विच एस विल स्टार्ट टू कंडक्ट इज कॉल्ड एज फायरिंग एंगल। अभी ये फायरिंग एंगल डिले क्या होता है, फायरिंग एंगल डिले के बारे में बात कर लेते हैं। फायरिंग एंगल डिले क्या होता है, वंस एस स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट पर्टिकुलर फायरिंग एंगल, एक पर्टिकुलर फायरिंग एंगल पर जब एस कंडक्ट करना चालू कर जाएगा, फिर वो फायरिंग एंगल के बाद मान लेते हैं 90 डिग्री फायरिंग एंगल पर जो एस कंडक्ट करना चालू कर दिया, तो 90 डिग्री फायरिंग एंगल के बाद दूसरा वाला जो 90 डिग्री का फायरिंग एंगल आएगा, तो दोनों फायरिंग एंगल के बीच का जो गैप होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देखिए। वंस एस स्टार्ट्स टू कंडक्ट एट पर्टिकुलर फायरिंग एंगल, जब एस एक पर्टिकुलर फायरिंग एंगल पर कंडक्ट करना चालू कर जाएगा, तो फायरिंग एंगल के बाद जो नेक्स्ट वाला जो फायरिंग एंगल होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये T1 टाइम इंस्टेंट पर या फिर सिंपल वर्ड में 90 डिग्री फायरिंग एंगल पर जो एस है वो हमारा क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ तक के कंडक्ट करेगा, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो कि आपको कर्सर की टिप शो करिए, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो एस होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल पर एस कंडक्ट करने लगेगा, तो यहाँ पर ये पहला वाला फायरिंग एंगल, फिर ये दूसरा वाला फायरिंग एंगल। मान लेते हैं पहला वाला जो फायरिंग एंगल है वो हमें T1 टाइम इंस्टेंट पर मिला, दूसरा वाला जो फायरिंग एंगल है वो हमें T2 टाइम इंस्टेंट पर मिला। तो T1 टाइम इंस्टेंट T2 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो डिले है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट उसके बीच का जो डिले है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एस है वो क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। फिर उसके बाद एस ऑफ कब तक के, यहाँ तक के एस ऑफ है। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो जिस ड्यूरेशन में एस ऑफ रहा उसी को आप बोल सकते हो फायरिंग एंगल डिले। तो दो फायरिंग एंगल के बीच का जो डिफरेंस होता है, कोई भी दो फायरिंग एंगल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। तो फायरिंग एंगल डिफरेंस इन बिटवीन T1 टाइम इंस्टेंट एंड T2 टाइम इंस्टेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट, ये दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच में जो फायरिंग एंगल का जो डिफरेंस है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फायरिंग एंगल डिले। फायरिंग एंगल डिफरेंस इन बिटवीन T1 टाइम इंस्टेंट एंड T2 टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड एज फायरिंग एंगल डिले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फायरिंग एंगल डिले का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज एट विच SCR विल गेट टर्न ऑन। जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो गेट वोल्टेज की वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर जो SCR होता है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। एट विच SCR विल गेट टर्न ऑन। तो SCR को टर्न ऑन करने के लिए जो गेट वोल्टेज है वो ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो गेट वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर जो SCR होता है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। तो जो गेट वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसको हम लोग शो करते हैं VGT से, तो जो गेट वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तो जो SCR है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। अगर गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर कम है
तो ऐसे केस में जो SCR होगा वो टर्न ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट के बारे में, हमने सारे रेसिस्टेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो फायरिंग एंगल है वो आप 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। 90 डिग्री से ज़्यादा फायरिंग एंगल आप अचीव कर ही नहीं सकते हो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट में। इन रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट फायरिंग एंगल कैन नॉट बी ऑब्टेन मोर देन 90 डिग्री, और यही रीज़न के वजह से यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं RC ट्रिगरिंग मेथड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो अभी हम लोग बात करेंगे RC फायरिंग सर्किट के बारे में। पहले हमने रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट के बारे में बात किया था। तो रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट में हमने जैसे कि डिस्कस किया, जो फायरिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, मगर रेसिस्टेंस RC फायरिंग सर्किट में जो फायरिंग एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मिल सकता है। तो जो RC फायरिंग सर्किट होती है उसका जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है लोड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है रेसिस्टेंस, और हम लोग हर एक कंपोनेंट के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। हर एक कंपोनेंट्स हम लोग काय के लिए यूज़ कर रहे हैं बात करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स लगा के रखा है जिसको हम लोग लिख सकते हैं VS = VM, मतलब यहाँ पर हमने सोर्स लगा के रखा है VS = VM sin ωt। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड, और यहाँ पर हमने दो डायोड कंसिडर कर लिया, ये है D2 डायोड और यहाँ पर ये D1 डायोड, और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा के रखा और यहाँ पर हमने लगा दिया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर ये जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VT वोल्टेज, और यहाँ पर ये डायोड D2 और यहाँ पर ये जो डायोड है वो है D1, और ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V0। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको ये जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है R रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर ये जो R जो रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो जो R जो रेसिस्टेंस है इट इज़ अ वेरिएबल रेसिस्टेंस विच विल वेरी द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू विच द चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटर विल वेरी। तो यहाँ पर ये जो आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, ये रेसिस्टेंस को वेरी करते हुए जो कैपेसिटर है उसका जो टाइम कांस्टेंट है आप उसको वेरी कर सकते हो, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग रेट होगा वो वेरी करेगा। तो चार्जिंग रेट के वेरिएशन की वजह से होगा क्या, ड्यू टू वेरिएशन इन चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटर द एंगल और टाइम एट विच गेट वोल्टेज एक्सिट थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल ऑल्सो वेरी। तो जो चार्जिंग रेट है, चार्जिंग रेट को हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो चार्जिंग रेट को वेरी करने से होगा क्या, चार्जिंग रेट को वेरी करने से जो गेट वोल्टेज और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है आप उसको वेरी कर सकते हो। हमने डिस्कस किया थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब क्या होता है और गेट वोल्टेज का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपने जो कैपेसिटर जो लगा के रखा है, ये कैपेसिटर की क्या रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटर वोल्टेज विल प्रोवाइड गेट पल्स टू दी गेट टर्मिनल। जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो SCR के गेट टर्मिनल पर क्या प्रोवाइड करेगा, गेट पल्स प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर हमने दो डायोड लगा के रखा है, यहाँ पर ये D1 डायोड और यहाँ पर ये D2 डायोड। तो ये D1 डायोड की वजह से होगा क्या, तो ये जो D1 डायोड है वो जो रिवर्स करंट होगा, D1 डायोड विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ रिवर्स करंट। जो D1 जो डायोड होगा, जो D1 जो डायोड होगा वो रिवर्स करंट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर ये जो SCR का जो गेट टर्मिनल है इसके थ्रू अगर रिवर्स करंट अगर फ्लो करे तो जो रिवर्स करंट है उसको अलाउ नहीं करेगा ये D1 डायोड। हमने डिस्कस किया था डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड क्या करता है। तो जो D1 जो डायोड है वो रिवर्स गेट करंट को अलाउ नहीं करेगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये D2 डायोड की क्या रिक्वायरमेंट है, D2 डायोड विल हेल्प्स इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो D2 जो डायोड है, जो D2 डायोड है वो कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के टाइम यूज़ होगा। मतलब जो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा वो ये D2 डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमने हर एक कंपोनेंट के बारे में समझा। अभी अगर हम लोग ये सर्किट की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये सर्किटरी वर्क कैसा करेंगी, काम कैसा करेगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर कर लिया है सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर ये जो VS है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो X एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टाइम इंस्टेंट इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सप्लाई वोल्टेज कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला होगा क्या, यहाँ पर आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन, ये जो फिगर है इसको हमने एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो दिखाई दे रही है इसको हमने एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर आपको पहली वाली डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको ये दूसरी वाली डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो इंडिकेट कर रही है कि जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा वो कितना है, वो है 90 डिग्री। जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा वो है 90 डिग्री। और
और सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरी वाली जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, वो आपको इंडिकेट कर रही है कि जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा वो 90 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जब भी आपको एसी साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी या फिर बोल सकते हैं जब आपको पीक वैल्यू मिलेंगी, तभी जो फायरिंग एंगल आपको जो मिलेगा अल्फ़ा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपको जो अल्फ़ा जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो अल्फ़ा जो मिल रहा है वो आपको ग्रेटर मिल रहा है 90 डिग्री के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो फायरिंग एंगल अल्फ़ा जो मिलेगा वो 90 डिग्री के कंपैरिजन में लेसर होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर आपको जो एक्सिस जो दिखाई दे रही है वो आपको इंडिकेट कर रही है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली वाई एक्सिस, वो आपको इंडिकेट कर रही है थायरिस्टर एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज। और यहाँ पर हमने जो वोल्टेज जो कंसिडर किया है, ये जो लाइन आपको जो इंडिकेट कर रही है, ये जो लाइन है वो आपको कौन सा वोल्टेज इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट कर रही है आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस डायोड वोल्टेज। जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस डायोड वोल्टेज। तो आपकी जो सर्किट होगी वो किस तरीके से काम करेगी, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एससीआर विल रिमेन इन ऑफ स्टेट। नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, जो एससीआर होगा वो ऑफ स्टेट में रहेगा और जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा थ्रू नेगेटिव वोल्टेज। और जो कैपेसिटर होगा कौन से डायोड के थ्रू चार्ज होगा, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा थ्रू D2 डायोड। तो आप देखो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एससीआर विल रिमेन इन ऑफ स्टेट। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो एससीआर है वो ऑफ स्टेट में रहेगा और जो कैपेसिटर सी है वो चार्ज होने लगेगा नेगेटिव वोल्टेज से थ्रू दी डायोड D2। और नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, जो D2 जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो D2 जो डायोड होगा वो कौन से बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। यहाँ पर ये जो D2 डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करेगा एसी की अल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करेगा यहाँ पर ये D2 डायोड। तो यहाँ पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेंगी तो जो एससीआर होगा वो ऑफ स्टेट में रहेगा और जो कैपेसिटर जो सी आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर सी जो दिखाई दे रहा है वो चार्ज होने लगेगा थ्रू दी नेगेटिव वोल्टेज। और यहाँ पर उस समय जो D2 जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड में होगा, D2 जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड में होगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर विल गेट चार्ज बाय पॉजिटिव वोल्टेज थ्रू रेसिस्टेंस आर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा पॉजिटिव वोल्टेज से थ्रू दिस रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस आर के थ्रू जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा पॉजिटिव वोल्टेज के थ्रू और पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर होगा पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा थ्रू दी रेसिस्टेंस आर। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज डायोड वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वंस कैपेसिटर वोल्टेज विल बिकम ग्रेटर देन, जैसे कि हमने डिस्कस किया पॉजिटिव वोल्टेज में क्या होगा, अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा थ्रू दिस रेसिस्टेंस आर। हमने डिस्कस किया नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। अब तक के हमने 2 पॉइंट से क्या सीखा, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट से हमने क्या सीखा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर होगा वो नेगेटिव वोल्टेज से चार्ज होने लगेगा थ्रू दिस डायोड D2। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर होगा पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज होने लगेगा थ्रू दिस रेसिस्टेंस आर। कैपेसिटर चार्ज होगा कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा कैपेसिटर की जो वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगी। और जैसी कैपेसिटर की वैल्यू या फिर कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप देखो, वंस कैपेसिटर वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा और डायोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा एससीआर के अक्रॉस और जो एससीआर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। Once capacitor voltage become greater than threshold voltage and diode voltage, then SCR will turn on। जो SCR होगा वो टर्न ऑन हो जाएगा क्योंकि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा डायोड D1 के थ्रू और जो गेट टर्मिनल होगा एंड गेट टर्मिनल विल गेट गेट करंट, और जो गेट टर्मिनल है उसको क्या मिल जाएगा, गेट करंट मिल जाएगा। तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो गेट वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसी, और जो कैपेसिटर होगा कौन से डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा, D1 डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू दिस डायोड D1 और ये डायोड D1 के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा और वो जो करंट होगा SCR के गेट टर्मिनल पर जाएगा और जो SCR है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये जो SCR को जो ऑन करने की जो टेक्निक होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं RC फायरिंग सर्किट। तो यहाँ पर ये RC फायरिंग सर्किट में जो आपको जो फायरिंग एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो अब तक के यहाँ पे हमने जो जो डिस्कस किया अभी उसको हम लोग ग्राफिकली समझते, वेव फॉर्म के हेल्प से समझते। यहाँ पर आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन आपको इंडिकेट कर रही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज। और हमने जैसे कि डिस्कस किया कैपेसिटर का वोल्टेज अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के बराबर में हो जाता है कैपेसिटर का वोल्टेज, तो उसके बाद क्या होता है? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दिस डायोड D1 और जो SCR का जो गेट टर्मिनल है उसमें करंट फ्लो होने लगता है और जो SCR होता है वो क्या हो जाता है? टर्न ऑन हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को अभी हम लोग समझते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कैपेसिटर वोल्टेज हमें इंडिकेट कर रहा है, VC हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपेसिटर वोल्टेज। तो होगा क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर का जो वोल्टेज है पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। इनिशियली नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर में नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनिशियली नेगेटिव वोल्टेज है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है या फिर बोल सकते हैं जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर ये जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है? गेट वोल्टेज और ये जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्लस डायोड वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये जो आपको जो कर्व जो इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर ये जो कर्व है आप कर्सर को केयरफुली नोटिस करना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के बराबर में हो जाता है। जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के बराबर में हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा डायोड D1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट होगा वो गेट टर्मिनल पर जाएगा और जो SCR होगा वो क्या होगा? वो टर्न ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के कंपैरिजन में तभी बराबर में हो रहा है जब अल्फ़ा ग्रेटर होगा 90 डिग्री के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो SCR होगा वो अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पर टर्न ऑन होगा। यहाँ पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जब कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा था, जब कैपेसिटर पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज हो रहा था, तभी जो SCR था उसमें हम कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था और तभी जो SCR था वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था जब कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा था, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था SCR में। और यहाँ पर अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया? जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर। तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो एट द सेम टाइम आपका जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपको इंडिकेट करती है कि आपका जो SCR है वो क्या हो गया? वो टर्न ऑन हो गया और जो SCR है वो अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर टर्न ऑन हुआ। तो जो SCR है वो आपको कंडक्ट करने लग रहा है फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यहाँ पर ये इतना जो रीजन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इतना जो रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है। तो यही कुछ इस तरीके से काम करेगी आपकी RC फायरिंग सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RC फायरिंग सर्किट में जो आपको जो फायरिंग एंगल जो मिल रहा है वो 90 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये एक बेनिफिट होता है RC फायरिंग सर्किट को यूज़ करने का। तो RC फायरिंग सर्किट में आप सिर्फ इतना नोट डाउन करना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होने लगता है पॉजिटिव वोल्टेज से, और जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज डायोड वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज कर जाता है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर जाता है तो डायोड D1 के थ्रू डिस्चार्ज करता है और जो SCR होता है उसके गेट टर्मिनल में करंट जाता है और जो SCR होता है वो आपका क्या हो जाता है? टर्न ऑन हो जाता है। और यहाँ पर आप देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होता है और कब थ्रेशोल्ड, जब कैपेसिटर का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज और डायोड वोल्टेज के कंपैरिजन में बराबर में हो जाता है तभी आपको जो अल्फ़ा जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। तो अल्फ़ा आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब जो SCR होगा वो अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर टर्न ऑन होगा, मतलब जो फायरिंग एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। तो ये पूरा जो पॉइंट है आप इसको नोट डाउन कर लेना, पूरा जो पॉइंट है आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया RC फायरिंग सर्किट के बारे में। RC फायरिंग सर्किट में बहुत हद तक क्लियर है कि जो फायरिंग एंगल आपको जो मिल रहा है वो अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए मिल रहा है RC फायरिंग सर्किट में। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं UJT ट्रिगरिंग मेथड के बारे में। तो UJT ट्रिगरिंग मेथड में आप क्या करने वाले हो? आप यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ करोगे और वो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के हेल्प से आपका जो SCR होगा वो क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। तो जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर उसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं।
आपको दो बेस टर्मिनल मिलेगा, यहाँ पर ये B2 बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये B1 बेस टर्मिनल, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एमीटर टर्मिनल मिल गया। यहाँ पर मैंने फिगर क्लियरली बनाया हूँ, यहाँ पर ये UJT की सिंबल है। यहाँ पर ये B2 बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये आपको कौन सा बेस टर्मिनल मिल गया, B1 बेस टर्मिनल, और यहाँ पर ये आपको कौन सा बेस, यहाँ पर आपको कौन सा टर्मिनल मिल गया, एमीटर टर्मिनल मिल गया। तो यहाँ पर आप देखो जो UJT की जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। UJT की जो सर्किटरी है वो एक्जैक्टली बराबर में होगी UJT एस एन ऑसिलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लगा के रखा है UJT यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर हमने लगा के रखा है। इसको यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांसिस्टर है इसमें आपको एक ही जंक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसिस्टर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर। यहाँ पर ये B2 बेस टर्मिनल, यहाँ पर ये B2 टर्मिनल और यहाँ पर ये B1 टर्मिनल, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया एमीटर टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस लगा के रखा और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसको हमने शो किया R सबस्क्रिप्ट E से। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसको हमने शो किया R सबस्क्रिप्ट E से। जो एमीटर का जो करंट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिस्टेंस। और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा के रखा और यहाँ पर भी हमने एक रेसिस्टेंस R लगा के रखा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वोल्टेज VBB और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये ग्राउंड टर्मिनल और यहाँ पर ये जो B1 जो बेस टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है इसके साथ जो SCR है उसका गेट टर्मिनल कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमने SCR को लगा के रखा और यहाँ पर हमने लगा के रख दिया लोड। तो कुछ इस तरीके से आपकी सर्किटरी दिखाई देंगी यूनी जंक्शन ट्रिगरिंग मेथड। तो यहाँ पर आप देखो जब एमीटर वोल्टेज, यहाँ पर आप देखो जब ये एमीटर वोल्टेज इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई वोल्टेज होगा इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो जब ये एमीटर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये एमीटर जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, करंट फ्लो होने लगेगा और जो कैपेसिटर होगा वो क्या होने लगेगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। और जैसे कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है, जैसे कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेता है, जब कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा, Vp हमें इंडिकेट कर रही है कैपेसिटर की पीक वैल्यू। जैसे कैपेसिटर अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा, जैसे कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेगा, Vp हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कैपेसिटर है उसका पीक वोल्टेज। जैसे कैपेसिटर का पीक वोल्टेज हमने डिस्कस किया, VBP को इंक्रीज़ करेंगे करंट फ्लो होगा, ये जो कैपेसिटर होगा चार्ज होने लगेगा। जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज पीक वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, जिसको हमने शो किया Vp से, तो ऐसे केस में जो एमीटर का जो वोल्टेज होगा वो बराबर में हो जाएगा कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के। और जो करंट जो फ्लो करेगा ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू वो बराबर में होगा IP के, पीक करंट ऑफ कैपेसिटर के बराबर में होगा। आप ऐसा इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग जब सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो जो कैपेसिटर होगा वो क्या होने लगेगा, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा और जो कैपेसिटर होगा पीक वोल्टेज तक के चार्ज होगा। जब कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज तक के चार्ज हो जाएगा तब जो एमीटर का जो वोल्टेज होगा बराबर में होगा कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के। और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं IRE, और ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा पीक करंट के। यहाँ पर आप देखो जो UJT का जो टर्न ऑन प्रोसेस होता है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है। टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ UJT इज गाइडेड विद दिस इक्वेशन, RE max इज इक्वल टू VBB माइनस VE और डिनोमिनेटर में IRE। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो VE है इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, VP पुट कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो IRE है इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, IP पुट कर सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, RE max इज इक्वल टू VBB माइनस VP और डिनोमिनेटर में IP। और यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो टर्म जो दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर होना चाहिए RE max के कंपैरिजन में। तो ये ओवरऑल जो टर्म है वो ग्रेटर होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसके कंपैरिजन में, RE max के कंपैरिजन में। तब जाके जो कैपेसिटर होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो पाएगा, कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो पाएगा और जो UJT है वो टर्न ऑन हो पाएगा। यहाँ पर ये जो सर्किटरी है इसका जो प्रिंसिपल होगा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है वाई एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है एमीटर वोल्टेज और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एमीटर करंट इंडिकेट कर रही है। तो जब हम लोग इनिशियली सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ करने लगेगा। या फिर बोल सकते हैं जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज करने लगेगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से चार्ज हो रहा है, चार्ज हुआ हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करते गया, हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर है इसकी हमें क्या मिल रही है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमें पीक वोल्टेज मिल रहा है। तो जब कैपेसिटर अपने पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा तो जो कैपेसिटर का जो पीक वोल्टेज और जो एमीटर का जो वोल्टेज होगा बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर का पीक वोल्टेज और यहाँ पर ये जो एमीटर जो वोल्टेज है वो दोनों बराबर में। जब कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर का पीक वोल्टेज और जो एमीटर वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
पीक वोल्टेज और जो एमीटर वोल्टेज है वो सेम है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जब कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो एमीटर का जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के। तो जो एमीटर का जो वोल्टेज है कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के बराबर में रहेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एमीटर का जो वोल्टेज है किसके बराबर में, कैपेसिटर के पीक वोल्टेज के। अभी होगा क्या, कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज तक चार्ज हो गया है, तो होगा क्या, जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो जो कैपेसिटर होगा ये वाले लूप में डिस्चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर ये जो यूजेटी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये यूजेटी टर्न ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये यूजेटी टर्न ऑन हो जाएगा तो B2 से B1 की तरफ करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट होगा ये गेट टर्मिनल में जाएगा और आपका जो SCR है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पीक वोल्टेज के बाद जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज करेगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो जो एमीटर करंट है वो क्या होने लगेगा, वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और जो एमीटर वोल्टेज है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाए तो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रही है। इसका मतलब जो एमीटर करंट है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, और जो एमीटर वोल्टेज होगा वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज़ करते जाएगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है वैली पॉइंट। ये वैली पॉइंट पर क्या होगा, जो वैली पॉइंट पर जो यूजेटी होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यूजेटी क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। और अगेन जैसे यूजेटी टर्न ऑफ हो जाएगा, अगेन हम लोग सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा, और अगेन जो प्रोसेस होगी वो रिपीट होते जाएंगे। फिर कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होएगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा। जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ये वाले लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, करंट एमीटर में जाएगा, ये आपका यूजेटी टर्न ऑन हो जाएगा। यूजेटी के थ्रू करंट फ्लो करेगा, करंट गेट टर्मिनल में जाएगा, SCR टर्न ऑन हो जाएगा। तो वैली पॉइंट के बाद क्या होगा, आफ्टर वैली पॉइंट अगेन कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज। वैली पॉइंट के बाद अगेन जो कैपेसिटर होगा चार्ज होना चालू हो जाएगा, और जो प्रोसेस होगी वो आपकी रिपीट होते जाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो ट्रिगरिंग जो मेथड कंसिडर किया है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड। यूजेटी ट्रिगरिंग मेथड में हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को टर्न ऑन करने के लिए।